नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर फिज़िक्स ऑप्शनल की क्लास में। एंड एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द पीडीएफ नाउ, सो वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट। लाइव स्ट्रीम करने में प्रॉब्लम आ गई दोस्तों, क्योंकि ऑडियो लैग का प्रॉब्लम बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है आजकल, पता नहीं क्यों। ठीक है, सो वॉट एवर मे बी द केस, लेट्स सी द थिंग्स एज दे आर गिवन। सो ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है दोस्तों। ठीक है, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ अभी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। जो हमारे जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें कितना ट्विस्ट करता है, और फिज़िक्स ऑप्शनल और केमिस्ट्री ऑप्शनल की जब बात आती है तो उसमें बिल्कुल ट्विस्ट नहीं करता है। ये बात इस प्रॉब्लम को देख के आपको पता चल जाएगी। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द सेंट्रल फोर्स फील्ड इज़ दिस मच। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट ये दे रखा है, आर इक्वल टू के ई टू दी पावर अल्फ़ा थीटा। ठीक है ना, आर इक्वल टू के ई टू दी पावर अल्फ़ा थीटा, के एंड अल्फ़ा बीइंग पॉजिटिव कांस्टेंट, के और अल्फ़ा पॉजिटिव कांस्टेंट है। हमें फोर्स का लॉ बताना है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, फोर्स का लॉ बताना है मतलब आपका इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट में ये फोर्स टर्म आती है ना, फोर्स का फंक्शन आता है, तो आपको इसको एक साइड करके निकालना होगा आपको इक्वेशन फंक्शन का वैल्यू। ठीक है ना, एफ ऑफ आर का वैल्यू निकालना होगा, कुछ आएगा वो। ठीक है ना, तो उसी को फोर्स लॉ बोला है बेसिकली। समझ में आ रही है बात? सो एफ ऑफ आर को आर के टर्म्स में कैसे वेरी हो रहा है, एफ ऑफ आर जो फंक्शन है, फोर्स जो फंक्शन है आर का, वो आर के टर्म्स में कैसे वेरी हो रहा है वो निकालना है। ठीक है ना, सो देखिए दोस्तों, k इक्वल टू आर इक्वल टू ये लिख लिया एज इट इज़, फिर u इक्वल टू 1/r कर दिया। ठीक है, u इक्वल टू 1/r किया तो 1/k ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा थीटा। समझ में आ रही ना बात? सो du बाई डी थीटा निकालूंगा मैं, du बाई डी थीटा निकालूंगा तो क्या आएगा, ये जो है, ये जितना भी माल पानी दिख रहा है आपको, ये ऊपर जो चीज़ें होगी, ये ऊपर का देखिए, मैं इसका डिफ्रेंसिएशन आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है ना, just a second, okay, I will have to erase the things so that I can write over here. ठीक है, see, I can differentiate this like this. ठीक है, so d by d थीटा क्या हो जाएगा, 1/k ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा थीटा। समझ में आ रही ना बात? now 1/k will come out as k is a constant, it is given, and this thing d by d theta will remain and e to the power माइनस अल्फ़ा थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, d by d थीटा निकालूंगा इस चीज़ का, तो इसका d by d थीटा किसके बराबर होगा बताइए मुझे, d by d थीटा ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा थीटा। तो यह माइनस अल्फ़ा, ये देखिए इसका हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा थीटा एज इट इज़, d by d थीटा माइनस अल्फ़ा थीटा। ठीक है ना, तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस अल्फ़ा ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा थीटा। समझ में आ रही ना बात? सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। समझ में आ रही बात? सो देन आई विल डबल डिफ्रेंशिएट। ठीक है ना, फिर मैं इसके बाद में इसको डबल डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो क्या मिलेगा, d2u बाई डी थीटा 2। ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएट करूँगा, फिर वही कहानी आएगी, जैसे डिफ्रेंशिएट पहली बार किया था वैसे ही डिफ्रेंशिएट सेकेंड टाइम करेंगे। ठीक है, सो आई विल गेट d2u बाई डी थीटा 2 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बाई के ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा थीटा। ठीक है ना, सो दिस इज़ द थिंग विच आई गॉट। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट किससे दिया जाता है, d2u बाई डी थीटा 2। ठीक है ना, प्लस u इक्वल टू माइनस m बाई जे स्क्वायर यू स्क्वायर एफ ऑफ 1/u। ये डिराइव किया था पिछले क्लास में। ठीक है, सो ये पिछले क्लास से डिराइव्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट में डी यू बाई डी थीटा और डी टू यू बाई डी थीटा को सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? और यू को भी यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या आएगा आपका, क्या आएगा देखिए, अल्फ़ा स्क्वायर बाई के, देखिए सब्सटीट्यूट किया है, सिर्फ केवल और केवल सब्सटीट्यूट किया है और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, डी टू यू बाई डी थीटा 2 को यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ। ठीक है, यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ, यू को यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ, तो क्या मिलेगा आपको, जो ये एक्सप्रेशन है ये मिला आपको। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मिला। और एक चीज़ की है इसने, ये यू के जगह पे, ठीक है, वही किया है, कुछ भी खास नहीं किया है। ठीक है,
देन ये जो है इसमें से e टू दी पावर माइनस अल्फ़ा थीटा को कॉमन निकाला, ठीक है, और 1/k को कॉमन निकाला, 1 + अल्फ़ा स्क्वायर आ गया, ठीक है, mk स्क्वायर e टू दी पावर 2 अल्फ़ा थीटा f ऑफ 1/u, ठीक है, ये आ गया। नाउ आई विल आइसोलेट दिस। इसको मैं आइसोलेट क्यों करूँगा, बताइए, क्योंकि मुझे निकालना है f ऑफ r का वैल्यू, यानी कि f ऑफ 1/u का वैल्यू, क्योंकि u = 1/r है, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, r और u के बीच में रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो मुझे फोर्स लॉ निकालना है, इसलिए मैं इसको आइसोलेट करूँगा। तो मैंने आइसोलेट किया, ये सारे टर्म्स को इस साइड लेके आया, ठीक है। तो जैसे ही मैं इन सारे टर्म्स को उस साइड लेके जाता हूँ, मुझे जो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ये मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी नीड। देखिए कितना आसान सवाल पूछा था, वो बता रहा हूँ मैं आपको। देन 1/u को क्या करना होगा, हमें r लिखना होगा। देन ये कैसे आया भाई साहब, यहाँ बच्चे स्टक हो जाएंगे। ये समझाने लायक पॉइंट है कि c/r³ कैसे आया, ठीक है। ये देखिए मैं बताता हूँ c/r³ कैसे आया, ठीक है। देखिए ये एक्सप्रेशन को गौर से देखिए, ये वाले एक्सप्रेशन को। ये वाला टर्म क्या दिख रहा है आपको, ये वाला टर्म आपको r दिख रहा है, क्योंकि r = k e टू दी पावर अल्फ़ा थीटा दिया हुआ था प्रॉब्लम में शुरू में, ठीक है। देखिए आप पीछे जाके देखिए, r का वैल्यू क्या दिया है, k e टू दी पावर अल्फ़ा थीटा दिया है। सो द सेम थिंग ये मैंने किया, ये इसकी जगह पे r³ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जैसे ही उसके प्लेस पे r³ सब्स्टिट्यूट किया, मुझे ये मिल गया। अब ये c कैसे आया, कांस्टेंट c कैसे आया, तो भाई साहब बहुत आसान है। देखिए ये जितना भी आपको यहाँ पे मसाला दिख रहा है, ये इतना मसाला, इज़न्ट इट अ कांस्टेंट दोस्तों? यस, इट इज़ डेफिनेटली अ कांस्टेंट। j कांस्टेंट है। क्यों j कांस्टेंट है? क्योंकि j एंगुलर मोमेंटम के बराबर है, और एंगुलर मोमेंटम सेंट्रल फोर्स फील्ड में कांस्टेंट होता है, तो j का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। ये पिछले क्लासेस में j कांस्टेंट होता है करके डिराइव किया था, तो j कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट हो गया। देन अल्फ़ा इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, वहाँ पर शुरू में ही लिख दिया था k एंड अल्फ़ा आर कांस्टेंट, सो अल्फ़ा इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। एंड m इज़ ऑल्सो कांस्टेंट बिकॉज दिस इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स, सो m भी कांस्टेंट हो गया। सो ये पूरा का पूरा मसाला जो रेड कलर में दिखाया है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। सो और ये k³ e टू दी पावर 3 अल्फ़ा थीटा, इसको ये r के बराबर दिया गया है शुरू में, तो r³ हो गया। तो f ऑफ r किसके इक्वल आया, -c/r³। सो यू गॉट वेरिएशन ऑफ फोर्स फंक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। ये निकल के आया, फोर्स फंक्शन जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया किसके, r³ के। समझ में आ रही ना बात, r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया, फोर्स फंक्शन आपका r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया, वेयर c = दिस मच विच इज़ अ कांस्टेंट। सो इतना आसान सवाल जो है यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। पास 30 ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे तो वहाँ ये सवाल आपको मिल जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। सो देखिए दोस्तों, इसी से पता चलता है कि आपको फिज़िक्स का विद्वान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ मैकेनिकली सॉल्व करते आना चाहिए चीज़ें, और रिजल्ट्स याद रखने की क्षमता आप में होनी चाहिए, और प्रैक्टिस करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं मांग रही है एग्ज़ाम, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शनल की बात करूँ तो ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शनल में ऑलवेज ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन काफ़ी कम होते हैं, ट्विस्टेड क्वेश्चन बनने का स्कोप भी ज़्यादा रहता है और आते भी ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन ये फिज़िक्स ऑप्शनल में एकदम सीधे सरल सवाल आते हैं, जैसे ये वाला सवाल था। समझ में आ रही है ना बात आपको। सो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी एंड डिस्कशन। सो आई विल एंड द क्लास हियर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे इसकी PDF मिल जाएगी, और बाकी तो सब आपकी इच्छा है। फिर देखिए, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से तो, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई विल स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।